केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आ गई है। 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। वेतन और भत्तों को कुल मिलाकर 23.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। सबके लिए वन रैंक वन पेंशन की भी सिफारिश की गई है। जस्टिस A.K. माथुर ने 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें बताई गई। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कुल मिलाकर के 23.55% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% बढ़ोतरी की सिफारिश है। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने की सिफारिश आयोग ने की है। उच्च अधिकारियों के अधिकतम वेतन की सीमा 2.25 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि कैबिनेट सचिव के वेतन की सीमा 2.5 लाख रुपए प्रति महीने होगी। वेतन में सालाना 3% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। आयोग ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन न सिर्फ सेना बल्कि सामान्य सरकारी कर्मचारियों और अर्धसैनिक बलों के लिए भी लागू किया जाए। वित्त मंत्री ने बताया कि इन सिफारिशों का फायदा 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन कर्मियों को मिलेगा। सिफारिशें मान ली जाती हैं तो 1 जनवरी 2016 से इन्हें लागू कर दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जस्टिस माथुर हैं। सर, अगर 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस की बात करें तो किस तरीके के बड़े बदलाव आपने किए हैं? सारे एम्प्लॉयज़ को बिगनिंग 18,000 से दी गई है। दूसरी बात जो है सबसे बड़ी चीज़ है वो दी है बेनिफिट पेंशनर्स को दिया है। पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन सबको दे दी गई है। जो वन रैंक वन पेंशन सिर्फ आर्मी वाले डिमांड कर रहे थे वो सिविलियंस को दे दी गई है। आज जो भी सिविलियन आज से 10 साल पहले रिटायर हुआ है और जो आज रिटायर हुआ है उन दोनों की जो पेंशन है वो बराबर होगी। ग्रेचुटी का अमाउंट, टोटल ग्रेचुटी जो है पहले मिलती थी 10 लाख, उसको हमने कर दी 20 लाख। शीना बोरा हत्याकांड मामले में चौथी और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी हुई है स्टार इंडिया के पूर्व CEO पीटर मुखर्जी की। जी हाँ, दिल्ली से आई हुई CBI की एक विशेष टीम ने पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया है और नरीमन पॉइंट स्थित CBI के स्पेशल टास्क फोर्स के इसी दफ्तर में लाया गया है उन्हें, जहां पर इस वक्त उनके साथ CBI के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा कि CBI के सूत्र बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब शीना बोरा हत्याकांड की जांच चल रही थी तो उस दौरान पूछताछ में पीटर मुखर्जी ने कई ऐसी अहम बातें थी उस हत्याकांड से जुड़ी हुई जिन्हें कि उसने छुपाया और इस वजह से उन्हें भी हत्या के आरोप में बुक कर लिया गया है और वो हत्या की साजिश में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार शुक्रवार दोपहर को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लालू के बेटे तेजस्वी यादव को डेप्यूटी CM बनाए जाने की खबर है। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश के संभावित कैबिनेट की खबर भी आने लगी है। सूत्रों की माने तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी CM की पद की शपथ ले सकते हैं, तो लालू के दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव को भी मंत्री बनाया जाएगा। RJD के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी वित्त मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के दिग्गज रामेश्वर चौरसिया को हराने वाली अनीता देवी भी मंत्री बन सकती हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी और दिग्गज नेता मदन मोहन झा मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। विधानसभा स्पीकर पद को JDU को दिए जाने की भी उम्मीद है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 12 RJD, 12 JDU और 4 कांग्रेस के मंत्री होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने PM मोदी को चुनौती दी है। नागरिकता विवाद में राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनके खिलाफ सबूत मिले तो उन्हें जेल में डाल दें। पूर्व PM इंदिरा गांधी की जयंती के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने दोहरी नागरिकता के आरोपों का जवाब दिया। राहुल ने कहा कि अगर सबूत हैं तो उन्हें जेल में डाला जाए। मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद करो। बीजेपी ने भी राहुल की चुनौती का जवाब दिया है। जिस पार्टी के वो उपाध्यक्ष हैं और सोनिया जी जिस पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनको जांच की चुनौती देने की जरूरत नहीं है, जांच चल रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में 2003 में बैकऑप्स नाम की कंपनी खोली थी, जिसके रिटर्न के दस्तावेजों में राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता ब्रिटेन की बताई थी। इंदिरा गांधी की जयंती पर हुए कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मोदी सरकार और RSS पर जमकर हमले किए। राहुल ने कहा कि RSS दंगे करवाता है।
इंदिरा गांधी जयंती पर यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर खूब बरसे। कहा कि ये दोनों नफरत की राजनीति करते हैं। एक तरफ आरएसएस के लोग, दूसरे तरफ सिल्ली के लोग लड़ाई कराते, दंगा कराते, हिंदुस्तानियों को मराते हैं और बीच में कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। हमारा काम भाईचारे का है, प्यार का है। बीजेपी ने भी राहुल पर पलटवार किया। आरएसएस देश की मिट्टी से प्यार करने वालों का समूह है। उसके बारे में इस तरह के शब्द बोलना और उससे सीमी से तुलना करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कठोर निंदा करती है। राहुल ने बिहार चुनाव पर भी बीजेपी का मजाक उड़ाया। कहा कि बीजेपी को लगा बिहार में स्वीप होगा, पीएम भी खूब दौड़े। स्वीप तो हुआ लेकिन हमने किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इंदिरा गांधी की जयंती पर बोलते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की कोई दशा दिशा नहीं है। Today, go and tell the country the harmful consequences of Modi government having done away with the Planning Commission. Today, the economic policies of the country have no sense of direction, and this is largely because the Planning Commission, with all its deficiencies, was a positive, dynamic instrument of steering the country towards the path of self-sustained economic growth of our country. हाल ही में असहनशीलता के मुद्दे पर भी मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोला था। मनमोहन सिंह ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले हो रहे हैं। बिहार में नीतीश की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद अब यूपी में कांग्रेस की जीत की रणनीति बनाएंगे प्रशांत किशोर। कांग्रेस से मिलाया हाथ। बिहार में नीतीश कुमार के प्रचार की रणनीति बनाकर सुर्खियों में आए प्रशांत किशोर अब उत्तर प्रदेश में भी एंट्री कर सकते हैं, वह भी कांग्रेस के लिए। बताया जा रहा है कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उनकी कांग्रेस से बातचीत चल रही है। पिछले दिनों प्रशांत और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच मुलाकात की खबरें भी सामने आईं। हालांकि कांग्रेस ने इसका खंडन किया है। मोदी कभी नरेंद्र मोदी के काफी करीबी थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1984 सिख दंगों में पीड़ितों के वकील एच.एस. फुल्का ने जारी किया इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के विवादित बयान का वीडियो। एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वरिष्ठ वकील एच.एस. फुल्का ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि 19 नवंबर 1984 को राजीव गांधी ने यह विवादित बयान दिया था। कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। एच.एस. फुल्का ने राजीव गांधी को दिए भारत रत्न अवार्ड को वापस लिए जाने की मांग भी की। कि इन्होंने आर्काइव से भी दूरदर्शन से जो गैप कर दिया था, ये बड़ी मुश्किल से जो मिला है और 31 साल के बाद पहली बार जो बाहर आया कि एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, क्या उन्होंने कहा। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को साजिश करार दिया है। फुल्का ने कहा है कि वो ऑल पार्टी ग्रुप बनाकर सिख दंगों के दोषियों को सजा दिलाएंगे। महाराष्ट्र के सातारा में शहीद कर्नल का अंतिम संस्कार, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दी सलामी। सातारा के पोगरवाड़ी गांव में जाबाज कर्नल संतोष महाड़ी के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। इससे पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शहीद कर्नल के परिजनों का ढाढ़स बंधाया। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ कई दिनों से चल रहे एक ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे संतोष महाड़ी शहीद हो गए थे। पोगरवाड़ी गांव ने देश के लिए दी हुई ये दूसरी शहादत है। इससे पहले साल 2000 में इसी गांव के अंकुश घोरपड़े कश्मीर में आतंकियों से लड़ते वक्त शहीद हो गए थे। तो शहीद कर्नल को आखिरी विदाई देने लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। अगली खबर में बात करेंगे फ्रांस की, जहां 3 महीने का आपातकाल लगा और पेरिस हमले के मास्टरमाइंड के मरने की हुई पुष्टि।
पेरिस हमले के बाद फ्रांस में 3 महीने की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। संसद ने सरकार को सोशल मीडिया पर बैन लगाने का हक दिया है। हमले के मास्टरमाइंड के मरने की पुष्टि भी हुई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए आतंकवादी हमलों के बाद देश में लगाए गए आपातकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाए जाने के संबंध में संसद में पेश किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने इससे पहले शुक्रवार के आतंकवादी हमलों के बाद देश में 12 दिन तक आपातकाल लगाए जाने की घोषणा की थी। संसद ने सरकार को यह अधिकार भी दिया है कि वो 3 महीने तक सोशल मीडिया पर रोक भी लगा सकती है। est condamné pour des faits de terrorisme. इस बीच सरकार ने पेरिस हमले के मास्टरमाइंड अब्देल हामिद के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। बुधवार के एनकाउंटर में महिला आतंकी ने खुद को बम से उड़ा लिया था, जबकि दूसरा आतंकी मारा गया था। अब पुष्टि हुई है कि मारा गया आतंकी कोई और नहीं बल्कि हमले का मास्टरमाइंड अब्देल हामिद था। पेरिस में पिछले शुक्रवार को आतंकी हमले हुए थे, जिनमें 129 लोग मारे गए थे। सीरिया के आतंकी संगठन आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। पेरिस हमले का एक और वीडियो आया सामने। AK-47 लेकर अपना शिकार तलाशता दिखा आतंकी। डेली मेल ने एक कैफे का सीसीटीवी वीडियो जारी किया है, जिसमें बेल्जियम के आईएस से जुड़े आतंकी अब्दुल सलाम की तस्वीरें हैं। एक कैफे में काम करने वाली महिला उसके सामने पड़ गई। हमलावर उसे मारने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी राइफल जाम होने से महिला को भागने का मौका मिल गया और उसने कैबिनेट के नीचे घुसकर खुद की जान बचा ली। पेरिस हमले में 129 लोग मारे गए थे, जबकि 400 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएस ने ली है। अमेरिका, फ्रांस और रूस के हवाई हमलों से बौखला गया है आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट। आईएस ने दावा किया है कि उसने रूस और नॉर्वे के 2 नागरिकों की हत्या कर दी है। तस्वीर में देख रहे चीनी नागरिक फेन जुंगई और नॉर्वे के नागरिक ओले जोहन ग्रीम्सगार्ड को मारने का दावा आईएस ने किया है। दोनों को आईएस ने बंधक बनाकर फिरौती की मांग की थी, जिसके ना मिलने पर दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री इरना सोलबर्ग ने इसे बर्बरता करार देते हुए कहा है कि हम आतंक के सामने नहीं झुकेंगे। चीन ने भी इस हत्याकांड की निंदा करते हुए आतंक को मानवता के लिए खतरा बताया है। आईएस ने पिछले हफ्ते फ्रांस के पेरिस में आतंकी हमले किए थे, जिसके बाद से अमेरिका और फ्रांस की तरफ से सीरिया में आईएस के ठिकानों पर लगातार बमबारी हो रही है। चीन ने दावा किया है कि वो दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग करेगा। आईएस ने जारी की एक केन बम की तस्वीर। इसी बम से पिछले महीने रूस के एक यात्री विमान को गिराने का दावा किया। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट की ऑनलाइन मैगजीन दाबिक के मुताबिक 31 अक्टूबर को ऐसे ही बम से मिस्र के सिनाई द्वीप के ऊपर रूस के हवाई जहाज को मार गिराया गया था। शर्म अल शेख से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा विमान 23 मिनट बाद ही रडार से गायब हो गया था और 224 लोग मारे गए थे। आईएस का दावा रूस के उस खुलासे के ठीक बाद आया है, जिसमें दुर्घटना की बजाय आतंकी कार्रवाई की पुष्टि की गई थी। हालांकि ब्रिटेन और अमेरिका ने पहले ही आतंकी कार्रवाई का शक जता दिया था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि जो भी विमान गिराने वाले के बारे में सुराग देगा, उसे 330 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमले की धमकी के बाद न्यूयॉर्क में सुरक्षा कड़ी। आईएस ने वेबसाइट पर अपलोड किया आत्मघाती हमले का वीडियो में एक आतंकी को सुसाइड बेल्ट बांधते और जैकेट की जिप बंद करते दिखाया गया है। अगले सीन में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन का टाइम स्क्वायर और हेराल्ड स्क्वायर दिखाया गया है। आखिरी सीन भीड़ के बीच ब्लास्ट का है। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो के साथ ही FBI और पुलिस ने कोई सीधी धमकी मिलने से इनकार करते हुए चुनौती के लिए तैयार रहने का दावा किया है। न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को 2 विमान को अगवा करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टकरा दिए गए थे, जिसमें करीब 3000 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के 65% लोग आईएस से लड़ने के लिए और फौजी भेजने के हक में। न्यूयॉर्क पर हमले की धमकी से पहले का सर्वे। पेरिस पर हमले के 2 दिन बाद हुए अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क NBC न्यूज के एक ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 10 में से 6 लोग आईएस से लड़ने के लिए ज्यादा फौजी भेजने के पक्ष में हैं। 58% लोगों ने कहा कि आतंक को हराने के लिए सैन्य कार्रवाई ही निर्णायक होगी। पेरिस पर हमले के बाद ओबामा ने सीरिया में जमीनी लड़ाई के बजाय हवाई हमले तेज करने की बात कही थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को देश के करीब 150 युवकों पर ISIS की तरफ झुकाव रखने का शक है और इन सब पर नजर रखी जा रही है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक भारत की खुफिया एजेंसियों को देश के करीब 150 युवकों पर ISIS की तरफ झुकाव रखने का शक है। इन 150 युवकों में ज्यादातर दक्षिण भारत के हैं, जो इंटरनेट के जरिए लगातार ISIS की गतिविधियों के संपर्क में हैं। PTI के मुताबिक खुफिया एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन सभी युवकों पर कड़ाई से नजर रख रही हैं।
अभी 2 दिन पहले ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी माना था कि भारत ISIS के खतरे से अछूता नहीं है। सीएम अखिलेश यादव ने यूपी के 75 में से 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया। अब किसानों से कोई वसूली नहीं होगी। यूपी के 75 में से 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। सीएम अखिलेश यादव ने 50 जिलों के जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि किसानों से कोई वसूली न की जाए। सूखाग्रस्त जिलों में राहत ऑपरेशन चलाया जाएगा। यूपी के सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर देहात, आगरा, उन्नाव, महाराजगंज, देवरिया, बाराबंकी समेत 50 जिलों में कम बारिश के कारण सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। सूखाग्रस्त घोषित किए गए 50 जिलों में अब राहत कार्य शुरू होगा। इसके लिए सभी जिलों के डीएम को खास निर्देश दे दिए गए हैं। तमिलनाडु में पिछले 2 दिनों से बारिश तो थमी हुई है, लेकिन तबाही जारी है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें चेन्नई के कोट्टूरपुरम की है। पिछले 48 घंटे से यहाँ बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन अब बाढ़ जैसे हालात हैं। कई और इलाकों में भी लोगों की कमर तक पानी है। कुछ लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। पूरे तमिलनाडु में बारिश से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। लोगों का काफी नुकसान हुआ है और अब बीमारियां फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है। आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश अब भी जारी है। ये आंध्र के चित्तूर की तस्वीरें हैं, जहां लोगों को बोट की मदद से पानी से बाहर निकाला जा रहा है। आंध्र के नेल्लोर में तेज बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आम लोगों के लिए खोला गया ट्रेड फेयर 27 नवंबर तक सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा मेला। 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले के शुरुआती 5 दिन कारोबारियों के लिए निर्धारित थे। आज से आम लोगों के लिए ट्रेड फेयर खोल दिया गया है। इस बार सभी मेट्रो स्टेशन पर ट्रेड फेयर के टिकट मिल रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के अलावा प्रगति मैदान के गेट नंबर 1, 2 और 10 पर भी टिकटों की बिक्री हो रही है। शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले का पहला गाना गेहुआ मुंबई में हुआ रिलीज। गाने के लॉन्च के दौरान फिल्म के सितारे वरुण धवन और कृति सेनन ने लगाए ठुमके। तुझे देखा तो ये जाना सनम। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म दिलवाले 18 दिसंबर को रिलीज होगी। सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही है। एक हफ्ते में फिल्म की कमाई 165 करोड़ के पार जा पहुंची है। राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो वीकेंड के बाद भी छाई हुई है। बुधवार को फिल्म ने 10 करोड़ 2 लाख रुपए की कमाई की। फिल्म का कुल कारोबार 165 करोड़ 45 लाख रुपए हो गया है। जानकारों के मुताबिक आने वाले वीकेंड में फिल्म की कमाई 200 करोड़ के पार पहुंच सकती है। जापान में 9 साल की बच्ची का गाने पर कराटे का वीडियो वायरल हुआ। गाने की धुन पर कराटे करते हुए बनाया गया है वीडियो। गाने की धुन पर थिरकते हुए तो लोगों को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ये देखिए गाने पर कराटे। गाने की धुन पर कराटे करती ये हैं जापान की माहिरो टेकानो। 9 साल की माहिरो जबरदस्त कराटे करती हैं। माहिरो 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतना चाहती हैं और उन्हें उम्मीद है कि कराटे को ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। कराटे 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में शामिल हो सकता है। इसी को देखते हुए माहिरो टेकानो को जापान में कराटे का एम्बेसडर बनाया गया है।